बात करें इनके बारे में, देखिए बात करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास में वाटर, जैसे कार्बन सल्फाइड है, जैसे कि हमारे पास में कार्बन सल्फाइड एसीटोन है, या हमारे पास में बेंजीन टोलुइन है। देखो, वाटर इथाइल अल्कोहल, वाटर इथाइल अल्कोहल, वाटर और इथाइल अल्कोहल, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब दोनों ये मिलते हैं तो इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, तो ये शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ये शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। आ रही है बात समझ में? और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अकॉर्डिंग आपको चाहिए नेगेटिव डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। और ये बेंजीन है, ये टोलुइन है। सर ये तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ये तो आइडियल सॉल्यूशन को, आइडियल सॉल्यूशन यानी ये सभी रोल्स लॉ की कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर को फॉलो करते हैं। ओके। अब हमारे पास में ये एसीटोन है और डाइसल्फाइड है, एसीटोन और डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी क्या करेंगे, ये भी हमारा आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एसीटोन और डाइसल्फाइड जो होते हैं वो भी आपके ये एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी आपके आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं। आ रही बात समझ में आपके? तो इस तरह से इसमें भी आपका ये होगा। ठीक है। तो हमारे पास में इन चारों ऑप्शन में जो नेगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल था वो हमारे पास में था एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl3 इज डिसॉल्व्ड इन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज TiCl3Cl4 इज डिसॉल्व, यानी किस में आपका जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है वो डिसॉल्व होता है। अगर मैं आपको सिंगल वर्ड में आंसर देना चाहूंगा तो उसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है वो TiCl3 के अंदर आप जब ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम मिलाओगे तो आपको जिगलर नाटा कैटलिस्ट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट मिलेगा आपको। तो देखो, हम इसके बारे में बात करेंगे अब आपसे। देखिएगा आप एक बार, यहाँ पर हम लिखेंगे TiCl4, यहाँ पर हम लिखेंगे TiCl4, TiCl4। ओके सर। यहाँ पर आप क्या मिलाओगे? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो ये मेरे पास में एल्यूमिनियम है। अब ट्राई इथाइल देखिए कैसे बनेगा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, CS2 CS3 CS2 CS3 CS2 CS3। तो ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम देख रहे हो आप, ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये देखो तीन इथाइल लगे हुए हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, तो इसे बोलेंगे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। अब देखिए, ये वाला एल्यूमिनियम इस क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये वाला एल्यूमिनियम इस क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। देखना कैसे बनाता है बॉन्ड, देखें, बात करें। देखिएगा एक बार आप ये, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा एक बार आप ये, तो मेरे पास में ये TiCl, Cl, Cl, और ये Cl है मेरे पास में। ठीक है। और ये मेरे पास में एल्यूमिनियम है, ये मेरे पास में एल्यूमिनियम है यहाँ पे। ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको देखो थोड़ा सा और इजीली आपको मैं दिखाने के लिए लिख सकता हूँ। देखो आप ये, इन दोनों को मैंने रिएक्शन करवाई तो क्या मिलेगा मुझे, देखिएगा एक बार आप ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में Ti है, तो ये Cl, और इधर मेरे पास में आ जाएगा एल्यूमिनियम, इधर मेरे पास में आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है। अब इसके ऊपर जो ट्राई इथाइल लगा हुआ होगा वो कैसे लगा होगा, देखना एक बार आप ये। जो एल्यूमिनियम देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये ब्लैंक जगह। ठीक है। और Ti के पास में लगा, एक मिनट एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, देखिए ये वाला जो एल्यूमिनियम है ये जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है। और Ti से जुड़ा हुआ रहेगा आपका CS2, और ये रहेगा आपका CS3। ओके। और इस एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ रहेगा ये वाला बॉन्ड। ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ रहेगा एक क्लोरीन एटम, और फिर इससे जुड़ा हुआ रहेगा CH2CH3। आप देख रहे हो, देख पा रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया ये वाला हमारे पास में, है ना? इसे बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है। कहाँ पर यूज होता है जिगलर, जिगलर नाटा कैटलिस्ट? आपके ये इथीन से पॉलीथीन बनाने में काम आता है, यानी पॉलीमर वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो उसको। आप इसको कहाँ 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 पढ़ते हो आप इसको? पॉलीमर वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ते हो। जैसे कि मेरे पास में ये एन मॉलिक्यूल ऑफ इथीन है, एन मॉलिक्यूल ऑफ मेरे पास में इथीन है। इसको अगर आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट में यूज करते हो, यानी अगर आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हो तो क्या होता है, ये बन जाता है आपका
पॉलीथीन बन जाता है आपका ये। क्या बन जाता है ये? पॉलीइथीन बन जाता है आपका ये, पॉलीइथीन। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आती है इसकी कि ये ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम जिगलर जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो TiCl4 डिसोल्व करके जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाता है। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाता है जो कि यूज होता है आपके पॉलीमर रिएक्शन में। ओके, अब आइए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। सबसे पहली बात तो ये है कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है। देखो, कंडेंसेशन पॉलीमर वो होता है जिसके वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करके वाटर मॉलिक्यूल जिसे कंडेंस करके क्या बनाएंगे, अ, जैसे इंडिविजुअल मोनोमर यूनिट है मेरे पास में, मतलब मान लीजिए मेरे पास में ये मोनोमर यूनिट है और मेरे पास में ये मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट है। अब इन दोनों मोनोमर यूनिट से एक की तरफ से निकलेगा H+ और एक की तरफ से निकलेगा OH-, दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और जो पॉलीमर बनेगा उसे बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बाहर हो जाएगा, अब जो ये हमारा पॉलीमर बनेगा उसे बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, बात समझ में आ रही है? मतलब इस मोनोमर की यूनिट जब जुड़ेगी तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ऐसा होने पर कंडेंसेशन पॉलीमर बन जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर बन जाएगा। तो सर इसके अब देखिए कौन कौन से कौन कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होता है, कौन कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होता है इसके अंदर, बात करें। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो उसके अंदर देखो जो नियोप्रीन है वो उसका आंसर होगा। नियोप्रीन के अंदर क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होता। नियोप्रीन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होता। देखो, नियोप्रीन कैसे बनता है? नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन को क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करने से। क्लोरोप्रीन क्या है? CH2Cl CH2, और अगर आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो क्या होगा? देखिए, इसे बोलते हैं नियोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको? नियोप्रीन। अब देखिए, इसमें कुछ आपने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, नहीं निकाला सर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? नियोप्रीन। ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं नायलॉन 6 क्या होता है। नायलॉन 6 क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन का फॉर्मूला क्या होगा? NH2CH2 6NH2। ये हो गया हमारे पास में हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन। और एडिपिक एसिड का देखिए एक बार आप, ये COOH, CH2 4COOH, तो हमारे पास में ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डेक्रोन के बारे में, बात करें। डेक्रोन कैसे बनता है? डेक्रोन बनता है आपका, डेक्रोन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है टर्पथलेट, डाई मिथाइल टर्पथलेट, डाई मिथाइल टर्पथलेट को आप जब मिक्स करते हो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में, तब आपको ये जो पॉलीमर मिलता है वो मिलता है डेक्रोन। आपको बता रहा हूं मैं कि अगर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ गए, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट बताइए, डेक्रोन का मोनोमर यूनिट बताइए, तो आप इजीली बता पाओगे उस टाइम पर। ठीक है, और अब बात करते हैं मेलेमाइन के बारे में। तो सर मेलेमाइन क्या होता है? थर्मोसेटिक पॉलीमर होता है। मेलेनाइन क्या होता है? एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ठीक है, मेलेमाइन जो होता है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। अ, ये बनता कैसा है? ये बनता है मेलामाइन से और फॉर्मेल्डिहाइड से, और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है ये। ठीक है, तो ये मेलामाइन से और फॉर्मेल्डिहाइड से आपका ये बनता है। ठीक है, ओके। तो हम जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। इन सभी, ये सभी हमारे पास में जो एग्जांपल दिए हुए हैं A B C D, ये सभी हमारे पास में एल्काइल हैलाइड के उदाहरण दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया जल्दी जल्दी करेगा, यानी कौन
रैपिडली करेगा। निम्न में से कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 अभिक्रिया तीव्रता से करेगा? सिंपल आंसर है। देखो SN1 सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? SN1 सुनते ही सर SN1 में क्या होता है आपका जो देखिए हमारे पास में जो SN1 रिएक्शन है, आपको सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए जो इसके अंदर जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है और फिर मिथाइल होता है। ठीक है। सबसे पहले SN1 रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सी वाली? यूनिमोलिकुलर वाली। यूनिमोलिक्यूलर वाली रिएक्शन होती है। ठीक है। अ, ओके। देखिए बात करते हैं। तो SN1 रिएक्शन के लिए अपन बात करेंगे तो SN1 रिएक्शन में आपको बता दूं मैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन यानी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की अपन बात करें, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी की अपन बात करें तो जिसकी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो एल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन करेगा, वो मोस्ट रैपिडली रिएक्शन करेगा। ठीक है। रिएक्शन मोर रैपिडली। ठीक है। रिएक्शन मोर रैपिडली। अब देखिए हमारे पास में कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और फिर एंड में आता है हमारे पास में मिथाइल। आप देख पा रहे हो? ये तो हो गया ऑर्डर हमारे पास में SN1 रिएक्शन का। अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास बन करके कि SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है? मिथाइल और उसके उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है आपके पास में 1 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर आता है आपके पास में 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर आता है आपके पास में 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होने वाला है। अब देखिए अगर SN1 रिएक्शन पूछ रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन कौन सा होगा सर हमारे पास में? ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होगा हमारे पास में वो होगा सर, ये सभी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये सभी क्या है हमारे पास में? 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है। देखिए बच्चों, आपके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये जो कार्बन है ना, इसके अलावा आपके पास में जो है आपके पास में ये कार्बन है आपके पास में। देखो ये जो कार्बन ना, ये Cl नहीं है आपके पास में। पहली बात तो ये है, ये Cl नहीं है, ये C है। ये तो C है और ये I है। देखिए जो उसका आपके पास में जो आंसर दिया, देखो ये जो है ना, ये CH3 और इसका होल थ्राइस और इससे जुड़ा हुआ कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ आयोडीन है, इससे जुड़ा हुआ आयोडीन है ना? समझ पा रहे हैं आप बात को? तो देखिए सबसे ज्यादा जो अब आयोडीन की अपन बात करें तो क्या होगा? अगर आयोडीन की बात करें तो क्या होगा, मतलब हैलाइड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा वो किसका बनेगा? आयोडीन का बनेगा, फिर ब्रोमीन का बनेगा, फिर आपका ये क्लोरीन का बनेगा एंड देन फ्लोरीन का बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में आयोडीन वाला है तो आयोडीन का सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और वो जल्दी से कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक दे रखी है आपको, आप समझ जाइएगा थोड़ा सा, है ना? ये कार्बन है और ये आयोडीन है, ये क्लोरीन नहीं है। पहली बात तो ये इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, कंपाउंड बनेगा ही नहीं पहली बात तो। ठीक है। ये बनेगा तब जब मैं बोल रहा हूँ ना इस तरह से, यानी सी अलग है और आई अलग है, इसमें एल नहीं है ये, इस तरह से। ओके। ओके। तो इसका ऑप्शन हमारे पास में 4 होगा। और आपने देख लिया कंसेप्ट, मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा का पूरा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द रिलेशन बिटवीन एज ऑफ द क्यूब एंड द रेडियस ऑफ एटम बॉडी सेंटर? देखो इसका तो अभी अभी हमने किया था। एक बार फटाफट जल्दी से करते हैं इसका। देखिए एक बार आप ये मेरे पास में बॉडी सेंटर्ड है। डायग्राम बनाते हैं देखो इसका बॉडी सेंटर का। देखिए ये मेरे पास में बॉडी सेंटर का डायग्राम है। तो उसके आपको पता है कि इसके सेंटर में होता है एक इसके सेंटर में एक एटम होता है और एक एटम इसके कॉर्नर पे होता है और एक एटम इसके एक कॉर्नर पे होता है। ठीक है। तो आधा पोर्शन अंदर की तरफ और आधा पोर्शन बाहर की तरफ, इस तरह से होता है। मतलब कॉर्नर पे होता है एक एटम मेरे पास। आ रही है बात को, बात समझ में? यानी आधा पोर्शन नहीं, 1/8 पोर्शन अंदर की तरफ होता है और 7/8 बाहर की तरफ होता है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं फिर इसके बारे में। तो देखिए इसका जो एज लेंथ है ए है मेरे पास में, क्यूब का जो एज लेंथ है वो मेरे पास में ए है, और जो स्फीयर का जो रेडियस है मेरे पास में वो कितना है? आर है। तो इसमें देखिए एक बार आप ये पूरा का पूरा आर है, ये 2 आर है और ये 1 आर है। तो मतलब आर प्लस 2 आर, 2 आर प्लस, देखो इसमें आ जाएगा मेरे पास में आर
प्लस 2r प्लस r यानी 4r के बराबर, ठीक है। 4r, अभी 4r किसके बराबर होगा? अगर मैं इस एज लेंथ से उस कोने तक, यानी इस कोने तक, उस कोने से लेकर के उस कोने तक अगर मैं देखूं, तो मुझे मिलेगा √3a। √3a, ये सब सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आपको नहीं आ रही तो समझ लेना, इसको याद कर लेना कि इस कोने से लेकर के, यानी इस फेस का कोने से, इस वाले कोने से लेकर के पीछे वाले फेस के उस कोने तक में जो डिस्टेंस होगा ना, यानी मैं देखो इससे लिख रहा हूँ, इस कोने से उस कोने तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इस कोने से इस कोने के बीच का डिस्टेंस, वो कितना होगा मेरे पास में? √3a होगा। कितना होगा मेरे पास में? √3a होगा, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास में? जो a है वो किसके बराबर होगा? सर इससे मैं अगर ड्राइव करूं तो मेरे पास में जो a आएगी, a की वैल्यू मेरे पास में आएगी 4 अपॉन में √3a। 4 अपॉन में √3 है मेरे पास में, ए की वैल्यू आएगी। अब इसमें से कौन सा आंसर दिया हुआ है मुझे देखिए एक बार आप ये। 4 आर आएगा सर, 4r/√3। 4r/√3। सर इसमें वापस प्रिंटिंग मिस्टेक दी हुई है। 4r/√3, देखो ये आएगा इसका आंसर, 4r/√3। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 4/√3 अपॉन 4/√3 मल्टीप्लाई में r, इस तरह से। तो हमारे पास में ये बॉडी सेंटर्ड का इस तरह से होता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, यानी इक्विलिब्रियम पर जो सॉलिड सोल्यूट है वो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, उसकी जो रेट होती है वो क्या होती है? बात करें इसके ऊपर, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर क्या होती है। देखिए, समावस्या समावस्या पर किसी वाष्पशील द्रव में सॉलिड को विलय करने की दर क्या होती है? विलय करने की दर क्या होती है? बात करें इसके अंदर, देखिए बात करते हैं। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो लिक्विड सॉल्वेंट में घुलना ज्यादा हो जाता है, यानी उसका जो रेट है डिसोल्यूशन की वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब इक्विलिब्रियम पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि जो लिक्विड की जो सॉलिड की जो लिक्विड में घुलने की जो प्रोबेबिलिटी है या डिसोल्यूशन कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, एट एक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, इसका मतलब क्या होता है? देखिए जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, यानी डिसोल्यूशन होता है। जैसे मेरे पास में यहाँ पे ये लिक्विड सॉल्वेंट है, मेरे पास में यहाँ पर ये लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर सॉलिड जो सॉल्वेंट है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है मैंने इसमें ऐड, सॉलिड सॉल्यूट जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस स्पीड से, यानी जिस तरह से सॉलिड लिक्विड में बन रहा है, उसी तरह से जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट, यानी जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी कि वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में, और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी सॉलिड का क्रिस्टल था, जो भी सॉलिड का क्रिस्टल था उसकी रेट बराबर हो जाएगी, उसकी रेट इक्वल टू इक्वल हो जाएगी जो भी डिसोल्यूशन की जो रेट है। आ रही है बात समझ में? देखो, देखो डिस यहाँ पर जो डिसोल्यूशन की जो रेट होगी, डिसोल्यूशन अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम है तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ, द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो उसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनिए। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होने वाला है वो तो डी होने वाला है, बात समझ में आ रही है सर? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो सुनिए मेरी बात। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है आपको पता है, सभी को पता है कि इक्विलिब्रियम पे जब तो दो चीज मिलती हैं तो जो पहली वाली चीज है और जो दूसरी वाली चीज है ये दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाती है। मतलब क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट भी उतना ही बन रहा है तो प्रोडक्ट भी उतना ही बन रहा है, दोनों की जो बनने की रेट है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो डिसोल्यूशन रेट है, यानी जो लिक्विड से सॉलिड, यानी जो मेरे पास में सॉलिड से लिक्विड बन रहा है इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन, उसकी जो रेट होगी वो लिक्विड से सॉलिड बनने की जो रेट होगी
उसके बराबर होगी क्या? जी हाँ सर, बराबर होगी। वो जो सॉलिड बनने की जो रेट है वो बराबर होगी क्या? जी हाँ सर, बराबर होगी। इसको अगर मैं बोलूँ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उसे मैं बोलूंगा बैकवर्ड रिएक्शन। और आपको पता है एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या है, क्रिस्ती क्रिस्टलीकरण के दर के बराबर, यानी क्रिस्टलाइजेशन के जो रेट है उसके बराबर होगी। जी हाँ सर, उसके बराबर होगी। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड बनना, लिक्विड से सॉलिड बना, यानी क्रिस्टल बन रहा है, यानी क्रिस्टल बन रहा है। सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल बन रहा है इस तरह से। ओके, यहाँ पर हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए, द इमल्सिफाइंग एजेंट इन मिल्क विच मेक्स इट स्टेबल, द इमल्सिफाइंग एजेंट इन मिल्क विच मेक्स इट स्टेबल। तो कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है मिल्क के अंदर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मिल्क के अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसका नाम है कैसीन, उसका नाम है कैसीन। पास्चराइज्ड दूध को स्थिर करने वाला कारक कौन सा है? यानी इमल्सिफाइंग जो मिल्क है उसको जो कारक है, कौन कौन सा कारक होता है, यानी कौन सा एजेंट जो है वो इमल्सिफाइंग करता है? तो मैं आपको बता दूं, कैसीन जो है वो काम करता है, ये वाला। सबसे पहली बात तो ये है कि इमल्सिफाइंग का मतलब क्या होता है, यानी करता क्या है जो कैसीन जो है, वो कैसीन क्या करता क्या है, बात करें इसके बारे में। बात करते हैं, देखिए कैसीन क्या करता है। कैसीन फैट को, ऑयल को और वाटर को और मिल्क के जो कंपोनेंट होते हैं उसको सबको मिलाने का काम करता है, सबको मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैसीन हेल्प्स इन मिक्सिंग, यानी किस किस को मिलाएगा ये मिलाएगा ऑयल को, फैट को एंड वाटर को, वाटर को या वाटर इन मिल्क को, वाटर इन यानी जो पानी में जो मिल्क है उसको, इन सब से मिलाने का काम करता है कौन? हेल्प, ये कैसीन जो है वो मिलाने का काम करता है। आ रही है बात समझ में? इस तरह से। अच्छा, आपको बता दूं मैं, कैसीन में भी जो सबसे एफिशिएंट जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, यानी जो एफिशिएंट एफिशिएंट इमल्सिफाइंग जो एजेंट होता है उसका नाम होता है सोडियम कैसिनेट। क्या नाम होता है उसका? सोडियम कैसिनेट उसका नाम होता है। कैसिनेट, सोडियम कैसिनेट उसका नाम होता है। आ रही है बात समझ में? तो ये इस तरह से हमारे पास में एफिशिएंट इमल्सिफाइंग एजेंट कैसीन होता है। अब देखिए, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक बेसिली। सर ये तो लैक्टिक एसिड होता है। जो लैक्टिक बेसिली मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया का नाम है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है ना। और जो लैक्टोज है, आपको पता है जो लैक्टोज क्या होता है? मिल्क में जो प्रोटीन होता है, जो भी कंटेंट होता है उसको बोलते हैं लैक्टोज, है ना, लैक्टोज। ठीक है, और ये माल्टोज क्या होता है सर? माल्टोज शुगर होती है ना, माल्टोज शुगर होती है। तो इस तरह से हमारे पास में ये कैसीन का इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अब आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पर। राइट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारे पास में कंपाउंड है, इसका सही आईयूपीएसी नाम क्या है? 2 अमीनो 4 पेंटीन एल्काइल मिथाइल अमीन एन मिथाइल प्रोप 2 in 1 अमाइन या 4 अमीनो पेंट 1 इन। सर सबसे पहले देखो, आपको बताना चाहूंगा मैं, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाओ, आपको रूल्स पता होने चाहिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के, आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के रूल्स पता होने चाहिए। तो रूल नंबर 1 क्या है मेरे पास में? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, उसके बाद में लोवेस्ट नंबरिंग रूल, उसके बाद में नंबरिंग करिए, लेकिन लोवेस्ट नंबरिंग रूल के अकॉर्डिंग करिए आप। ठीक है, यानी जो आपके पास में प्रायोरिटी ऑर्डर पे फर्स्ट नंबर पे आता है उसका फर्स्ट नंबर दीजिए, जो सेकंड नंबर पे आता है उस सेकंड नंबर दीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, जैसे आपको मालूम है ना वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड था COOH, ठीक है, वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर था। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये अपनी लिस्ट का अमिताभ बच्चन है, ये जहां पर खड़ा हो गया लाइन का नंबर वहीं से शुरू होगा। ठीक है, इस तरह से। देखिए अब बात करते हैं, हमारे पास में ये कार्बन, ये जो कंपाउंड है हमारे पास में ये रहा कंपाउंड। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 NH और CH3। सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। सर हमारे पास में एक चेन देखो, एक कार्बन की दिख रही है हमें, और एक चेन हमें 3 कार्बन की दिख रही है, तो हम 3 कार्बन वाली चेन को चुनेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास में 3 कार्बन वाली है। ओके सर, मतलब हमने ये चेन चुन ली है। ठीक है सर, ओके। अब इस चेन पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं हम, देखें। तो सर हमारे पास में ये जो लगा हुआ है सब्स्टिट्यूट, क्या लगा हुआ है ये?
मिथाइल अमाइन लगा हुआ है हमारे पास substitute। ओके सर। अब नंबरिंग करें इसकी। नंबरिंग करेंगे तो सर हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक दो तीन नंबरिंग करिए या फिर इधर से नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से। तो 1 2 3 मतलब यहाँ से इसको 1 2 3 नंबर मिल जाएगा। अच्छा सर ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेमिंग होगा एन मिथाइल प्रॉप। ये क्या है? प्रॉप है ना, 3 कार्बन है ना, तो उसको बोलेंगे प्रॉप। 3 कार्बन के लिए प्रॉप आता है। प्रॉप 2 in 1 अमाइन। 2 in 1 अमाइन यानी फर्स्ट कार्बन पर अमीन लगा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? एन मिथाइल। एन मिथाइल को बोलेंगे क्योंकि जो एनएच ग्रुप है वो मिथाइल से कनेक्टेड है, इसे बोलेंगे एन मिथाइल प्रॉप 2 इन यानी सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, इसे बोलेंगे प्रॉप 2 इन और 1 अमाइन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर अमाइन लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, देख पा रहे हो आप ये? हमने कुछ नहीं रॉकेट साइंस लगाया है, हमने सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा काम किया है, तो हमें इजीली नाम मिल चुका है हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं हम द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ डिटॉल आर। द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ डिटॉल आर। सर जो डिटॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो वो क्या होता है? टर्पिनॉल और क्लोरोक्सिनॉल। क्या होता है? टर्पिनॉल और क्लोरोक्सिनॉल। देखो ये रहा, टर्पिनॉल और क्लोरोक्सिनॉल। ठीक है, डिटॉल का मुख्य यौगिक है टर्पिनॉल और क्लोरोक्सिनोल। ओके, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा आंसर, है ना? ये तो फैक्ट बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है। ओके, देखिए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? बात करें इसके बारे में। देखिए, जो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है वो है फेरिक ऑक्साइड, वो है फेरिक ऑक्साइड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो, ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, या फिर इसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। और इसे बोलते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरस हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरस हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट होता है Fe2O3 अब 2H2O आता है जनरली इसमें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम 50 क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट एब्जॉर्ब होती है या निकलती है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट एब्जॉर्ब होती है या निकलती है? आपको बताना चाहूंगा मैं, कैटलिस्ट का और हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होने का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करने के लिए आता है बस। उसकी एनर्जी को कम करने से या उसके ज्यादा करने से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो मैं अब ये यहाँ पे लिखना चाहूंगा। देखो, इसका जो आंसर है वो होगा रिमेन्स अनचेंज होगा। ठीक है, देखो, कैटलिस्ट डज नॉट रिलेट विथ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। यानी जो कैटलिस्ट है वो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज से मैटर नहीं करता उसको। वो तो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने वाली जो स्पीड है उसको फास्ट करता है। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज करता है। डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, लेकिन वो उसका कोई भी मतलब एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है उसका, कि डेल्टा एच से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। जो ये आपने बताया है अभी अभी कि हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, वो तो होता है डेल्टा एच से, यानी एंथैल्पी चेंज से होता है उसका मतलब। जो हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब का जो कनेक्शन होता है ना, हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब का जो कनेक्शन होता है, जिसमें आप यहाँ पे लिखना चाहूंगा। देखो मैं, लिखिएगा आप लोग, हीट
एब्जॉर्ब और हीट रिलीज का जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा एच से, यानी एंथैल्पी चेंज से, यानी कि एंथैल्पी चेंज से होता है ये मतलब इसका। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको पता है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव होगी तो उसका मतलब हीट एब्जॉर्ब, और उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोथर्मिक। क्या बोला जाता है उसको? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये वाला प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस, और इस प्रोसेस में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। हीट रिलीज का मतलब क्या है? सर हीट रिलीज कब होगा? जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो, एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब हीट, तो हीट का रिलीज हो रहा है, और ये वाला प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होगा, और इसके अंदर क्या होगा? हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी। आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज की, और ये पूरा का पूरा जो कैटलिस्ट है वो अनरिमेंट चेंज रहता है ना? ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन एल्यूमिनो थर्माइट थर्मिक प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बात करें इसके बारे में। सर जो एल्यूमिनो थर्माइट जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो आपका ये जो एल्यूमिनियम है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एल्यूमिनियम बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एल्यूमिनियम। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए, बट सामने वाले को रिड्यूस कर दे। रिड्यूस अदर, यानी सामने वाले को वो रिड्यूस कर दे और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल है इसके, देखिएगा एक बार आप। ये जो एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास में कुछ एग्जांपल है, जैसे कि Cr2O3, Fe2O3, और Mn3O4। हमारे पास में ये एग्जांपल है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ में। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ में। तो देखिए सभी के अंदर कॉमन बातें होंगी। सभी के अंदर ये कॉमन बातें होंगी। सर कॉमन बातें क्या होंगी? इन सभी के अंदर आपको Al2O3 देखने को मिलेगा। Al2O3 देखने को मिलेगा। सर ऐसा क्यों देखने को मिला? क्योंकि देखो, इसने खुद जो एल्यूमिनियम है इसने खुद को तो कर लिया ऑक्सीडाइज। देखो पहले एल्यूमिनियम Al की यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अब जो एल्यूमिनियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर भी +3 में है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए जो भी एलिमेंट थे उनके पास से ऑक्सीजन हट जाएगा, तो ये बन जाएंगे सिंपल मेटल, यानी क्रोमियम। ये बन जाएगा फेरस, और ये बन जाएगा मैंगनीज। आप देख सकते हो इसने क्या करा? खुद को तो ऑक्सीडाइज कर लिया, और सामने वाले को उसने रिड्यूस कर दिया, यानी सामने वाले के पास से इसने ऑक्सीजन छीन ली, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम है एक अपचायक। एक अपचायक यानी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास में इसका एग्जांपल है। ओके, अब देखिए, which of the following is not in tetrahedral in shape? which of the following is not tetrahedral in shape, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं है? देखिए बच्चों, ये हमारे पी ब्लॉक में से दिया गया है क्वेश्चन। इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है। बात करें इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं कि टेट्राहेड्रल शेप देखने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए एक नई स्लाइड लेता हूँ आपके लिए। नई नया काम, ताकि हम इसको इजीली समझ पाएं और अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं फिर। देखिए हमारे पास में तीन तरह के कंपाउंड थे, चार तरह के कंपाउंड थे हमारे पास में। CiCl2, CiCl2, और SF4, और क्या है हमारे पास में? SF4 है, SO2-, SO2-, और एक है मेरे पास में NH3 या NH4+। यही है हमारे पास में NH4+। ओके सर, ठीक है, अब आ जाइए आप देखिए। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि SiCl2। SiCl2 आपको पता है कि Z का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री। Z का मतलब होता है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री यानी हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में हाफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और प्लस कर दीजिए अगर कोई माइनस चार्ज है, और माइनस कर दीजिए अगर कोई प्लस चार्ज है, और प्लस में नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंप्लीट फॉर्मूला बनकर के आ चुका है। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, SiCl2 की वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम। तो SiCl2 की वैल्यू क्या होगी सर हमारे पास में, देखिए हाफ सिलिकॉन, यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रल एटम है, तो सिलिकॉन आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इसके पास में कोई नेगेटिव चार्ज है सर ऐड मत करना, पॉजिटिव चार्ज है माइनस मत करना। सर इसके पास में कोई मोनोवेलेंट एटम है, जी हाँ सर है, 2 मोनोवेलेंट एटम है इसके पास में। सर कैसे पता चला, ग्रुप 17 के और ग्रुप फर्स्ट के जो मेंबर होते हैं वो मोनोवेलेंसी शो करते हैं, वो मोनोवेलेंस शो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6/2 मतलब 3। जेड की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 3 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर ट्राइगनल प्लेनर इसका आंसर है इसका, मतलब जिसकी ज्योमेट्री है वो क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगनल प्लेनर होगी, प्लेनर होगी। ओके सर, सर बात तो समझ में आ रही है, लेकिन इसकी शेप क्या होगी सर, इसकी जो शेप होगी वो हम आईयूपी वो जो बीएससीपीआर थ्योरी है उससे देखेंगे। तो इसके अंदर शेप होगी, इसकी बेंड शेप हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी बेंड शेप हो जाएगी। इसके पास में एक लोन पेयर है, अ, इसके पास में एक लोन पेयर है और 2 बोन पेयर है। ठीक है, इस तरह से। अब आइए बात करते हैं SF4 के बारे में, बात करते हैं SF4 के बारे में। तो सर मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। लेकिन हम बात करेंगे SF4 के बारे में। देखो SF4 के अंदर देखिए बात करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा हाइब्रिडेशन का वो कितना होगा, हाफ। सल्फर का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, और इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 10/2 5, मतलब इसकी जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी sp3d। इसको बोलते हैं ट्राइगनल बाई पिरामिडल, ट्राइगनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगनल बाई पिरामिडल। अब देखिए इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो क्या है, इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो क्या है, देखिएगा एक बार आप ये। इसके अंदर सर एक तो देखो 5, जेड का मतलब 5 की वैल्यू, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर प्लस बोन पेयर, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर और बोन पेयर को प्लस करने के बाद में जेड की वैल्यू आती है। तो हमें दिख रहे हैं सीधे सीधे SF4 के अंदर जो बोन पेयर कितने हैं, 4 हैं, तो बचा कितना, लोन पेयर बचा 1, तो इसमें लोन पेयर 1 हो जाएगा। तो इसका जो शेप होगा क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा इसका, इसका जो शेप होगा हमारे पास में क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा। ओके सर, अब हम बात करते हैं SO4 के बारे में, SO4 के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए हाफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितने हैं SO4 के अंदर, 6 हैं, और नेगेटिव चार्ज कितना है हमारे पास में, 2 है, तो ऐड कर दो। इसके पास में कोई नमूना कम नहीं है तो रहने दो। तो इसके पास में आ जाएगा वैल्यू 8/2, तो आ जाएगा 4, 4 का मतलब होता है sp3। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब नो लोन लोन पेयर नहीं है तो उसकी जो शेप होगी वो भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। यानी इस केस में नो लोन पेयर, तो इसमें लोन पेयर नहीं होते हैं, उसकी शेप यानी ज्योमेट्री शेप के बराबर होती है, ज्योमेट्री शेप के बराबर होती है, जो कि था टेट्राहेड्रल, जो कि था टेट्राहेड्रल। तो मतलब ये भी टेट्राहेड्रल है। हमारे पास में क्या बचा अब, अमोनिया बचा हमारे पास में। आइए इसकी बात करते हैं, देखिए इसको इसकी एब्रेशन निकालते हैं, यानी जेड की वैल्यू निकालते हैं इसकी। इसकी हम जेड की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिए जेड की वैल्यू से क्या निकलेगी, हाफ मल्टीप्लाई नाइट्रोजन 7 पर आता है, तो उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई पॉजिटिव चार्ज है माइनस कर दो, कोई मोनोवेलेंट एटम है तो ऐड कर दो। तो हमारे पास 4 मोनोवेलेंट एटम है, हमने ऐड कर दिया। तो उसका जो ओवरऑल बनेगा वो कितना बनेगा, 8/2 बनेगा इसका 4, मतलब
जेड की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब है sp3। और जब sp3 होता है तो क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब देखिए इसमें लोन पेयर कितने हैं। सर जेड की वैल्यू 4 आ रही है, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की वैल्यू जेड होती है, मतलब 4 आ रही है, तो सर हमें सीधा सीधा दिख रहा है 4 बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर जीरो होंगे, तो इस केस में लोन पेयर जीरो होंगे। तो जब लोन पेयर जीरो होते हैं तो क्या होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो शेप के बराबर हो जाती है, तो ये इसका इसके जो शेप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा इसका शेप भी। ओके सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है इसकी। अब जो हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था, हमारा ऑप्शन फर्स्ट था, बाकी सभी के सभी टेट्राहेड्रल थे, वो सभी के सभी क्या थे, टेट्राहेड्रल थे। ओके, तो ये वाला ऑप्शन क्यों है हमने ये भी देख लिया, और बाकी के तीन ऑप्शन क्यों नहीं है हमने ये भी देख लिया। ठीक है इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लेंथेनॉइड, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड की वो क्या होती है? सर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेंथेनॉइड इज +3, इज +3। लेंथेनॉइड क्या होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल को बोल, सॉरी, एफ एफ ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना, एफ ब्लॉक के मेटल उन्हें बोलते हैं लेंथेनॉइड। यानी देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि 6 और 7 ग्रुप के जो मेंबर होते हैं ना, जैसे कि आपके पास में एक्टिनियम था और ये लेंथेनम था। ठीक है, तो ये दो सीरीज में बनी हुई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे की तरफ जो सीरीज आपको देखने को मिलती है ना, अ, ये वाली, इसको बोलते हैं, है ना, ये होती है ल्यूटेटियम तक, होती है लॉरेंशियम तक, है ना, इस तरह से। तो आपको देखने को मिलती है ये, एक होती है 58 से 58 से 83 तक, और एक होती है आपके पास में 108 से 118 तक। ठीक है, इस तरह से आपके पास में होती है ये। अ, अब ये हमारे पास में कौन सी सीरीज है, लेंथेनॉइड। देखो इसको बोलेंगे, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हमारे पास में, ये ऊपर आएगा लेंथेनॉइड वाला सीरीज और नीचे आएगा एक्टिनॉइड वाला सीरीज। जो लेंथेनॉइड वाली सीरीज होती है ऊपर की तरफ होती है, ये सभी एफ ब्लॉक के मेटल होते हैं, यानी एफ ब्लॉक को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, लेंथेनॉइड्स में डिवाइड करा हुआ है और एक्टिनॉइड में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, एक्टिनॉइड में आपके रेडियो एक्टिव मेटल आते हैं, ठीक है इस तरह से, और लेंथेनॉइड में सिर्फ प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सभी नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। तो लेंथेनॉइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, और जो एक्टिनॉइड होती है, एक्टिनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, वो +2 होती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो वाइंड अप कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।